कि इस वीक 2 दिन क्लास नहीं हुई, तो वीक में हमारे में उन दोनों दिन में जो कोई सवाल रह गया है तो वो कल करेंगे हम सुबह, ठीक है? कब करेंगे? सुबह, ठीक है? और फिर जो वीकली रिवीजन है वो हम मंडे या ट्यूसडे में एक दिन में करवा देंगे सुबह की क्लास में, ठीक है? यानी पहले जो सवाल थोड़े 5 7 10 सवाल ऐसे हैं जो हो सकता है रह गए हो, उनको करवाएंगे कल की क्लास में सुबह को। तो कुछ बच्चे क्योंकि वीकली रिवीजन की वजह से आते नहीं है क्लास में कि अब तो वीकली होगा तो याद है, तो उनके लिए बता दूं कि नए सवाल रहेंगे और कम से कम 15 के आसपास सवाल रहेंगे, ठीक है? पहले ही बता दिया, ठीक है बच्चों? जीडी के लिए बच्चों ले सकते हो, लेना चाहो तो क्लास, कोई बुराई नहीं है, कुछ फायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एक ही क्लास ले सकते हो तो पहले अभी मंथली निपटा लो, जितनी आप 20 तारीख से पहले, जब मैं 20 तारीख से शुरू करूंगा क्लास शाम की, उससे पहले मंथली जो भी आप निपटा सको, ठीक है? मंथली करंट अफेयर्स जो भी आप निपटा सको वो देख लो, और उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। चलो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बच्चों, और पूरे 1 साल आने वाला है। एक सवाल 1 साल तक आएगा, ये चिंता मत करो, ये चिंता मत करो कि भाई ये जो सवाल है कुछ काम आएगा या नहीं आएगा, ये 100% ही काम आएगा, ठीक है? चलो, तो टाइम मैगजीन द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नॉमिनेट किया गया है? टाइम मैगजीन द्वारा। देखो बच्चों, तो टाइम जो मैगजीन है अमेरिका की पत्रिका, कहाँ की, इसका संबंध कहाँ से है? अमेरिका से संबंध है इसका, ठीक है? तो अमेरिका से संबंध है बच्चों टाइम मैगजीन का, और ये 2021 में एलन मस्क को, इसको एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था, ठीक है? 2022 में इसको बच्चों तो वोल्डोमिर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति, ठीक है? जेलेंस्की, तो वोल्डोमिर जेलेंस्की याद रखना है, एलन मस्क याद रखना है, वोल्डोमिर जेलेंस्की 2022। और अगर बात करें हम 2023 की, तो ये है टेलर स्विफ्ट। ये टेलर स्विफ्ट कौन है बच्चों? ये टेलर स्विफ्ट है गायक। कौन है? क्या है बच्चों? गायक हैं। और ये कहाँ की है, कोई बता सकता है किस देश से इनका संबंध है? तो ये है अमेरिकी। कहाँ से है इनका संबंध? अमेरिकी है, ठीक है? अमेरिकी सिंगर है ये। कौन है? अमेरिकी सिंगर है टेलर स्विफ्ट। 2023 के लिए टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर इनको नॉमिनेट किया है, ठीक है बच्चों? 22 में यूक्रेनी राष्ट्रपति थे वोल्डोमिर जेलेंस्की। और ध्यान रखना है, जो टेलर स्विफ्ट हैं उन्हें स्पॉटिफाई ने 2023 के ग्लोबल टॉप कलाकार का खुद खिताब भी दिया था। और स्पॉटिफाई ने 2023 का जो ग्लोबल टॉप कलाकार का खिताब है वो भी किसको दिया था? इन्हीं को दिया था, ठीक है? चलो, एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो पुरस्कार दिया जाता है या ये जिस व्यक्ति को अवार्ड दिया जाता है, उसका मतलब है कि वो व्यक्ति उस साल में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है, सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को उसने किया है, तब उसे दिया जाता है बच्चों, ठीक है? चलो, ये है टेलर स्विफ्ट। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये है। और 5 राज्यों में बच्चों नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है? 5 राज्यों में मुख्यमंत्री आएंगे, है ना? तो उनमें से बात है अभी मिजोरम की। 5 राज्यों में भी चुनाव हुआ था, पता है ना आपको? किस में हुआ था? मिजोरम में हुआ था, ठीक है? मिजोरम में हुआ। कहाँ पे? दूसरी जगह कहाँ हुआ? तेलंगाना में हुआ, ठीक है? कहाँ पे हुआ? छत्तीसगढ़ में हुआ, और राजस्थान और एमपी, ठीक है? छत्तीसगढ़ एमपी में भी हुआ था और राजस्थान में भी हुआ था। तो बच्चों ये हैं लालदू होमा। क्या नाम है इनका? लालदू होमा। क्या नाम है? लालदू होमा। ये मिजोरम के बने हैं। किसके बने हैं? मिजोरम के बने हैं लालदू होमा। इनकी पार्टी का नाम भी आपको याद रखना है, ZPM, यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट। जोरम पीपल्स मूवमेंट के हैं ये लालदू होमा। ये मिजोरम के मुख्यमंत्री बने हैं। और बच्चों ध्यान रखना है, इससे पहले कौन सी पार्टी? तो मिजो नेशनल फ्रंट। ये मिजो नेशनल फ्रंट के कौन थे बच्चों? जोरामथंगा थे। तो जोरामथंगा का संबंध किससे था? मिजो नेशनल फ्रंट से। और अभी कौन बने हैं? जोरम पीपल्स मूवमेंट के। ध्यान रखना है। और बच्चों ये 6ठे मुख्यमंत्री हैं। तो आप जानते हो मिजोरम कहां पर है? हमारे नॉर्थ ईस्ट में है। मिजोरम की राजधानी क्या है? जल्दी बताओ, मिजोरम की राजधानी क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मिजो नेशनल फ्रंट जो थी वो थी इसकी बच्चों जोरामथंगा की पार्टी, और जोरम पीपल्स मूवमेंट है लालदू होमा की। जल्दी बताओ। आइजोल। आइजोल बिल्कुल ठीक है। और मुझे एक चीज और बताओ, क्या मिजोरम किसी देश की सीमा को छूता है? क्या मिजोरम से किसी देश की इंटरनेशनल सीमा मिलती है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। आइजोल बिल्कुल ठीक है, ठीक है? मिजोरम की राजधानी आइजोल हो गई, बिल्कुल हो गई भाई, बहुत बढ़िया चीज है, आपने सबने बता दी सही। जल्दी बताओ, क्या किसी देश से इनकी सीमा भी मिलती है? अगर मिलती है तो कौन से देश से मिलती है? तो इनकी सीमा मिलती है बच्चों म्यांमार से। एक तो म्यांमार से और एक बांग्लादेश से, ठीक है? बांग्लादेश से भी सीमा मिलती है किसकी? मिजोरम की। किसकी मिलती है? मिजोरम की। इन दो से मिलती है। ये है मिजोरम, ठीक है? ये है मिजोरम, ये वाला जो हिस्सा है उसके इधर ये म्यांमार है, और ये वाला हिस्सा है बांग्लादेश का। किसका? बांग्लादेश का। तो ध्यान रखना है, ये सीमा मिलती है 2 से, ठीक है? किनसे मिलती है? 2 से। उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन, यानी कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। जैसे यूपी की जो है, यूपी में भी हुई थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, और वो कहां पर? लखनऊ में हुई थी। कहां पर? लखनऊ में। वैसे ही उत्तराखंड में निवेश को यानी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक समिट हुई है, और वो जो समिट हुई है देहरादून में हुई है। कहां पर हुई है? देहरादून में। और उसका उद्घाटन किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
उत्तराखंड की जो बच्चों क्या है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसका उद्घाटन किया है। कहां पर? देहरादून में। अब आपसे पूछेंगे कहां पर? वन अनुसंधान संस्थान, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सीधे सीधे भी सवाल आता है ये कहां पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है बच्चों? देहरादून में स्थित है। और समिट का उद्देश्य क्या है? सीधे सीधे जो भी कोई इन्वेस्टर्स की समिट होगी उसका एक ही उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा बच्चों? कि भाई इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। क्या? इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना उसका सीधे सीधे उद्देश्य रहेगा। तो यह है पीएम नरेंद्र मोदी जिन्होंने बच्चों किया है उद्घाटन। उधर है कौन? उधर साथ में है पुष्कर सिंह धामी। गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है? पहला सवाल तो यही बनता है, अल्फाबेट। यानी गूगल जो है उसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है? अल्फाबेट। ठीक है बच्चों, जैसे फेसबुक की मेटा है, जैसे फेसबुक की पेरेंट कंपनी क्या है? मेटा। ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, मेटा। तो उसी तरह इसने बच्चों अपना एक एडवांस्ड एआई मॉडल, एआई मॉडल जानते हो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, जैसे चैट जीपीटी भी क्या है? एआई मॉडल है। क्या है बच्चों? ये भी एआई मॉडल है चैट जीपीटी। लेकिन ये कौन सी कंपनी का है? ओपन एआई का। ठीक है, ओपन एआई। ठीक है, कौन है इसके जो अध्यक्ष मान सकते हो? सीईओ सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन है बच्चों ओपन एआई का। तो ये जो चैट जीपीटी है क्या है? एक ये क्या है बच्चों? एक मॉडल है कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला। ठीक है, और ओपन एआई इसकी कंपनी का नाम है, सैम ऑल्टमैन उसके सीईओ है। इसी तरह अल्फाबेट की जो कंपनी है गूगल, उसने भी एक एडवांस्ड एआई मॉडल लॉन्च किया है, नाम है जेमिनी। क्या नाम है? जेमिनी नाम है। क्या नाम है? जेमिनी। ठीक है, किसको टक्कर देगा? तो चैट जीपीटी को ही टक्कर देने के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी अच्छा खासा चल रहा है, तो जो अच्छा खासा चल रहा है उसी को टक्कर देगा। जो भी देगा, कौन देगा? उसी को देगा बच्चों। ठीक है, चलो ये है जेमिनी का, ये थोड़ा सा वो बना दिया है। ठीक है, चलो गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। गरबा नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? बताओ। बच्चों बिल्कुल ठीक है, गुजरात। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? ठीक है, इतनी 42 स्थल हैं ऐसे जो यूनेस्को के क्या हैं? वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में। कितने बच्चों? 42 है। ठीक है, अब वो जो 42 के 42 है आपको दिखते हैं ना, वो आपको दिखते हैं ना। आप कभी भी क्या करोगे? आप कभी भी उन जगहों पर जाओगे तो वो उनका अस्तित्व रहेगा ना। लेकिन गरबा नृत्य आपको कैसे कहीं पे ऐसा दिखेगा कि ये गरबा नृत्य है? ये रहा गरबा नृत्य, वो हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा ना। गरबा नृत्य आयोजित किया जाएगा और आयोजन के बाद वो खत्म भी हो जाएगा। लेकिन जो स्थल है क्या वो कहीं चले जाएंगे? जब आप देखने जाते हो प्रकट हो गए, जब जो है आप वहां से क्या है बच्चों आओगे तो फिर वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता ना। यानी अमूर्त है, इनका कोई मूर्त यानी रूप नहीं है, टेंजिबल नहीं है, ये क्या है? इंटेंजिबल है। ठीक है, हम इनको टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम उनको जो हमारी विरासत है उनको टच कर सकते हैं, उनका अस्तित्व हमें दिखता है सामने। तो इस तरह की इंटेंजिबल जो है ये गरबा बन गया है बच्चों। और ये कौन सा बन गया है? 15वें नंबर का। तो भारत में कितनी है? 15वें नंबर का ये बन गया है। तो 15 हमारे यहाँ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। ठीक है, इससे पहले किसको शामिल किया गया था? इससे पहले ये तो 15वां बना है गरबा। गरबा से पहले हमने कौन से को शामिल किया था बताओ? दुर्गा पूजा। बहुत बढ़िया। 14वां जो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है ना, वो। अब मुझे बता दो 13वां। दो बता दो पिछले। 14वां बता दिया, 13वां और बता दो। कालबेलिया सुना ना, नृत्य कालबेलिया, वो भी इसमें शामिल है। आपने छऊ सुना है? छऊ भी इसमें शामिल है। आपने कुंभ सुना है? कुंभ का मेला, वो भी इसमें शामिल है। कालबेलिया भी है। नवरोज सुना है आपने? नवरोज भी इसमें शामिल है। इस तरह की बहुत सारी चीजें, यानी 15 कुल मिलाकर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको 15वीं है। और ध्यान रखना है ये भी कि भाई ये कुंभ मेले को, दुर्गा पूजा को तो 2021 में और कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में शामिल किया था। ठीक है, और गरबा जो महिलाएं करती है ना, मिट्टी का बर्तन पानी से भरा हुआ उसे रखकर जो नृत्य किया जाता है उसे हम कह देते हैं गरबा। ठीक है, गरबा। इस तरह से देखो सबके किस पे बच्चों? सर पे मिट्टी का बर्तन है ना, तो गरबा नृत्य इस तरह का होता है। तो इससे संबंधित सवाल जैसे भी पूछा जाए आप बता देना। आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितने % पर बरकरार रखा है? आरबीआई ने लगातार बच्चों। ठीक है, चलो आरबीआई ने लगातार, एक बच्चा पूछ रहा है सर इसको एसएससीजीडी के लिए ले सकते हैं? उसके लिए बच्चों आपको शुरू से क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया है कि एसएससीजीडी वाले से ले सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलो 6.5%, 6.5% है रेपो रेट। क्या है? रेपो रेट बच्चों। ठीक है, चलो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये रेपो रेट को कौन निर्धारित करता है? तो एक एमपीसी होती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, है ना। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जो एमपीसी के अध्यक्ष होते हैं आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, एमपीसी के अध्यक्ष कौन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर। इसमें जो 6 सदस्य हैं उसमें 3 सरकार के और 3 आरबीआई के होते हैं। कितने? 3 सरकार के और 3 आरबीआई के होते हैं बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, और हर 2 महीने में इसकी बैठक हो जाती है। इसमें 4 रेट है महत्वपूर्ण। रेपो रेट, जब शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं बैंक इससे आरबीआई से, तो शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो उसके लिए रेपो रेट यानी इस रेट पे दिया जाता है। सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछी जाती है। तो अभी वर्तमान में 6.5 है। रिवर्स रेपो यानी जब वो अपना जो पैसा है
जो फालतू पैसा है एडिशनल, है ना, वो कहाँ पे रखेंगे? जब वो रखेंगे कहाँ पर बच्चों? आरबीआई में, तब उन्हें रिवर्स रेपो रेट यानी कि ये मिलता है 3.35%। अगर उन्हें आरबीआई से शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो 6.5% पर। रिवर्स रेपो रेट ध्यान रखना है बच्चों 3.35 है ना, 3.35 एक बैंक रेट है। यानी जब वो आरबीआई से लोन लेते हैं, ठीक है, लोन वो मान सकते हो लॉन्ग टर्म या नॉर्मल लोन, ठीक है, ये तो क्या है शॉर्ट टर्म। यानी इसमें होता क्या है असलियत में कि जो बैंक है ना, जो बैंक है वो अपनी कुछ सिक्योरिटी वगैरह, है ना, रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट जानते हो? रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट यानी आरबीआई जो है कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह उनसे लेता है बैंक से, ध्यान रखना है। और वो जो है ना वो कहते हैं कि भाई हम इसे वापस ले लेंगे। मान लो 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए की है वो सिक्योरिटी, तो कहते हैं कि हम जल्दी ही से कितने में ले लेंगे? 106.5, यानी 100 रुपए तो वो और साथ में ब्याज के पैसे। कितने ब्याज के? मतलब जितना भी परसेंटेज के हिसाब से जो भी बैठता हो, जितने दिन के लिए भी वो लेते हैं परसेंटेज के हिसाब से जितना भी बैठता हो। जब वो रिपर्चेजिंग एक ऑप्शन होता है, रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट, यानी हम इसको वापस ले लेंगे आपसे, अभी से रख लो, आप हमें पैसे दे दो, है ना, एक तरह से गिरवी रख देना उसे आप बोल सकते हो, ठीक है। तो फिर जो है जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उसको वो वापस लेते हैं तो आरबीआई को उन्हें ज्यादा पैसा चुकाना होता है। और कितना परसेंट चुकाना होता है? तो फिलहाल वो रेपो रेट है, ठीक है, क्या है फिलहाल वो है रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट भी पता होना चाहिए। बैंक रेट जब कुछ कोलेट्रल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है, यानी कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल जी हमें इतना पैसा चाहिए, ठीक है, थोड़े लंबे टाइम के लिए, तो 5.15% है। और एमएसएफ है 6.75, कितना? 6.75। जब किसी और तरीके से जितना भी ये ले सकते हैं पैसा ले लें, फिर भी किसी वजह से इन्हें पैसे की जरूरत हो तो ये एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट ये लेते हैं। और ये अक्सर 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 रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है। अक्सर ये कभी भी आप देखोगे तो क्या मिलेगा? रेपो रेट से 0.25% ज्यादा होता है। ऐसा ट्रेंड बनाया हुआ है, वैसे निश्चित नहीं है कि इतना ही होगा, लेकिन ऐसा ट्रेंड है कि 0.25% ज्यादा रखा होता है, ठीक है। चलो बच्चों ध्यान रखेंगे, रेपो रेट 6.5, रिवर्स रेपो 3.35, बैंक रेट 5.15 और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट यानी एमएसएफ रेट 6.75। कितना? 6.75। कितना? 6.75 बच्चों। जयपुर वैक्स म्यूजियम में हाल ही में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? जयपुर में एक वैक्स म्यूजियम है। वैक्स मतलब क्या है? मोम का, ठीक है, तो मोम का, जिसमें मोम से बनी हुई जो है प्रतिमा वगैरह रहती है, तो इसमें अभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा लेटेस्ट लगाई गई है। आपसे पूछेगा जयपुर वैक्स म्यूजियम कहां पर है? तो नाहरगढ़ का किला है, एक नाहरगढ़ का किला, उसमें जयपुर वैक्स का जो है बच्चों वैक्स म्यूजियम है। और अब इसमें 5 फीट 11 इंच लंबी एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है। चलो इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। राष्ट्रपति मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री परिषद से किस केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया है? देखो बच्चों ये मंत्री थे अभी तक हमारे किसमें बच्चों? जो हमारी जो भारत सरकार है उसमें। लेकिन आपने देखा होगा कि इस बार बीजेपी ने क्या किया है कि जो एमएलए के चुनाव में भी कई एमपी भी लड़ाए हैं, तो ये एमएलए का भी चुनाव लड़े हैं सब, और इसलिए जो ये एमएलए का चुनाव लड़े हैं तो इन्होंने अब एमपी से दे दिया है इस्तीफा। फिलहाल क्या दे दिया है? एमपी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। क्या दे दिया है? एमपी से इस्तीफा दे दिया है बच्चों, ठीक है। चलो 20 तारीख तक बच्चों, 20 तारीख से एसएससी जीडी की क्लास है, ध्यान रखना है ना। उससे पहले आप ये भी ले सकते हो, और चाहो तो आप कौन सी क्लास ले सकते हो? जो मंथली है वो भी ले सकते हो। तो इन सभी का अभी क्या लिया है बच्चों? इन सभी का लिया है अभी इस्तीफा, ठीक है। चलो अब नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में आप जानते हो। नरेंद्र सिंह तोमर के पास कौन सा था? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इनके पास था ये नरेंद्र सिंह तोमर के पास। तो अब आपसे पूछा जाएगा भाई फिलहाल किसके पास चला गया ये? तो जो अर्जुन मुंडा है, अर्जुन मुंडा जिनके पास पहले ही जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जिनके पास पहले से ही है, तो वो अब कौन से रहेंगे बच्चों? कृषि और किसान कल्याण मंत्री भी वो रहने वाले हैं, ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्री। ऐसे ही प्रहलाद सिंह पटेल जो थे बच्चों, प्रहलाद सिंह पटेल ध्यान रखना है बच्चों, तो ये जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री थे। कौन थे? जल शक्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री, ठीक है। अब इनकी जगह राजीव चंद्रशेखर जो है वो जल शक्ति मामलों के क्या बन जाएंगे? राज्य मंत्री बन जाएंगे। तो मेन तो ये जरूर ध्यान रखना है नरेंद्र सिंह तोमर वाला, क्योंकि ये केंद्रीय मंत्रालय था बच्चों, ठीक है। चलो किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है, यानी कि एडिशनल चार्ज, यानी कि अपना काम तो देखेंगे ही लेकिन साथ में इनका भी देखेंगे, तो ये दिया गया है किसने? किसको बच्चों? अर्जुन मुंडा जी को। किनको दिया गया है? अर्जुन मुंडा जी को दिया गया है। किनको? अर्जुन मुंडा जी को। किसने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया है? क्या राष्ट्रपति जी ने किया है? नहीं जी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। पूर्व राष्ट्रपति थे जो रामनाथ कोविंद, उन्होंने नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन किया। और ये है क्या? संविधान के बारे में जो पीएम मोदी के भाषण है उनका संकलन है, यानी उनको एक जगह कर दिया गया है, ठीक है। तो संविधान के बारे में जो पीएम मोदी के भाषण है उनको एक जगह कर दिया गया है बच्चों, ये संकलन है, उसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों का क्या है? ये संकलन है, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका विमोचन किया है, नए भारत का सामवेद। ए रेवंत रेड्डी ये किस राज्य के मुख्यमंत्री अभी बने हैं? तो क्या ये राजस्थान के बने हैं? नहीं जी। ये फिर क्या तेलंगाना के या छत्तीसगढ़ के क्या महाराष्ट्र के? ये बने हैं तेलंगाना के। ये तेलंगाना के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? दूसरे ही नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कौन से नंबर के? दूसरे नंबर के। पहले नंबर के कौन थे? केसीआर। कौन थे? केसीआर। तो ध्यान रखना इनका पूरा नाम है अनुमुला रेवंत रेड्डी। वैसे इनको एआर रेड्डी भी कह सकते हैं, कोई क्या कह सकते हैं? एआर रेड्डी भी कह सकते हैं। तो अनुमुला रेवंत रेड्डी जो हैं वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली है। हैदराबाद में उनका हुआ था बच्चों शपथ ग्रहण। और तेलंगाना की जो राज्यपाल है तमिल साई सुंदर राजन,
तमिलसाई सुंदरराजन ने उन्हें पद की शपथ दिलवाई। किसने दिलवाई? तमिलसाई सुंदरराजन ने, ठीक है। और तेलंगाना के वो दूसरे मुख्यमंत्री बने हैं। तो मुख्यमंत्री भी हैं वहाँ, मल्लू भट्टी, विक्रम रका और एन उत्तम कुमार रेड्डी। इनको हम धीरे धीरे याद करेंगे, एक दिन में नहीं, क्योंकि एक दिन में फिर ज्यादा हो जाएगा। आज के सवाल में आप केवल याद करो अनुमुला रेवंत रेड्डी। क्या नाम है? अनुमुला रेवंत रेड्डी बच्चों। सशस्त्र सेना झंडा दिवस यानी सशस्त्र बलों का जो बच्चों सशस्त्र बल है हमारे, यानी कि आर्म्ड फोर्सेज हैं, उन्होंने जो उसकी याद में आर्म्ड फोर्सेज का फ्लैग डे मनाया जाता है। और इस फ्लैग डे पर बहुत सारा पैसा भी इकट्ठा किया जाता है, जो उन्हीं लोगों के लिए, उनके परिवार के लिए, यानी वो जो सैनिक हैं जिन्होंने बड़ा बलिदान दिया है देश के लिए, और उनके परिवार के लिए ये जो फंड है बच्चों दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आर्म्ड फोर्सेज जो है फ्लैग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 7 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आपको याद रखना है। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए कहां पहुंचे? तो देखो भाग किसने लिया है? अजीत डोभाल जी ने। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, इसका आयोजन कहां पर किया गया है? कॉन्क्लेव का मतलब एक बैठक टाइप आप इसे बोल सकते हो, ठीक है। क्या बोल सकते हो? बैठक टाइप बोल सकते हो। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहां पर हुआ है? तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मॉरिशस में हुआ है। कहां पर? मॉरिशस में। ध्यान रखना है, मॉरिशस में। इसमें एनएसए लेवल के ही अधिकारी हिस्सा लेते हैं, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नाम है कोलंबो से और हिस्सा ले रहे हैं मॉरिशस में, तो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चों, ठीक है। भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव इसमें हिस्सा लेते हैं बच्चों। कई सारे उद्देश्य हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा के लिए काम करते हैं, जवाबी आतंकवाद के लिए बच्चों, आतंकवाद को कैसे रोका जाए उसके लिए काम किया जाता है, साइबर सुरक्षा के लिए काम करते हैं, अवैध आवागमन को रोकने के लिए काम करते हैं। तो ये जो सब है बच्चों, ये क्या होता है? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का ये क्या है? सब ये विषय है जिसके बारे में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। चलो, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाया जाता है? तो ये भी 7 दिसंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की 1944 में, और 1994 में इसको हो गए 50 साल। कितने? 50 साल। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है यानी इकाओ, इसकी 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर 1994 से ये दिवस मनाना शुरू हुआ है। 1994 से ये दिवस मनाना शुरू हुआ है बच्चों, ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो थीम क्या है इस बार की? वैश्विक विमानन विकास हेतु उन्नत नवाचार। वैश्विक विमानन विकास हेतु उन्नत नवाचार इसकी थीम है बच्चों। आज शाम को 9:45 के करीब मैं एक क्लास लूंगा, और उस क्लास का यही विषय रहेगा कि हम कौन से एग्जाम के लिए, मैं बताऊंगा आपको जीडी के लिए आपको कौन सी क्लास लेनी है। इसके अलावा आपके जो भी सवाल रहेंगे कि कौन से एग्जाम के लिए करंट अफेयर की कौन सी क्लास लें, उस सब का फिर मैं जीडी का बताने के बाद आपको उस सब का बताऊंगा, ठीक है। इसलिए अभी ये सवाल सारे छोड़ दो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। फीफा अंडर 17 विश्व कप की विजेता टीम, आपको पता ही है भाई, पिछले बार ये भारत में हुआ था। अगर अंडर 17 महिला की बात करें तो कहां पे हुआ था बच्चों? है ना, ये हुआ था भारत में, ठीक है। ये हुआ था भारत में। ये कहां पे हुआ है? ये हुआ है इंडोनेशिया में। कहां पर? इंडोनेशिया में बच्चों, ठीक है। चलो, इसका विजेता कौन था? इसका विजेता था स्पेन। कौन था विजेता इसका? स्पेन था। और अब ये जो हुआ है जो पुरुषों का, इसका विजेता कौन है? जर्मनी है क्या? इसका विजेता कौन है? क्या जर्मनी है? तो मैं बता देता हूं, इसका विजेता है जर्मनी, और फ्रांस को हराया। उप विजेता है फ्रांस, ठीक है। जर्मनी ने फ्रांस को हराया। जर्मनी ने इस बार का हॉकी विश्व कप भी जीता था, अगर आपको याद हो। जर्मनी ने ही हॉकी विश्व कप भी इस बार का जीता था, याद रखना है। तो जर्मनी, तो हमारे ध्यान रखना है बच्चों, चैंपियन हो गए जर्मनी, ठीक है। 19वां है, हर 2 साल में इसका आयोजन, 2 साल में एक बार, ठीक है। 2 साल में एक बार होता है इसका आयोजन, ठीक है बच्चों। 1-2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है, तो याद रहेगा। उप विजेता है फ्रांस, जर्मनी ने पहली बार ही जीता है, आयोजन स्थल है इंडोनेशिया। अब अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें तो देखो, पुरुष जो विश्व कप है उसका विजेता कौन है? अर्जेंटीना। कौन है बच्चों? अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना। और इसका उपविजेता कौन है? फ्रांस, याद रखेंगे ना। विनर है और ये है रनर अप यानी उपविजेता। अब महिलाओं का विश्व कप अगर बात करें, महिलाओं का स्पेन है क्या? स्पेन, क्या विजेता स्पेन है? क्या स्पेन ने इंग्लैंड को हराया? यहाँ तक बताओ सही या गलत? यहाँ तक बताओ बच्चों, ये सही है या गलत है? ये हम विश्व कप की बात कर रहे हैं, फुटबॉल के की, किसके की? फुटबॉल के की। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया था। महिलाओं का जो हुआ था उसने बच्चों, उसका भी आपको याद रखना है, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। क्या स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था? चलो, बात करते हैं अंडर 17 महिला। अंडर 17 महिला, तो जल्दी से बताओ, क्या ये भी स्पेन ने जीता था? और स्पेन ने जीता था तो किसको हराया, ये आपको बताना है। नंबर 4 बच्चों, अंडर 20 पुरुष। अंडर 20 पुरुष, अंडर 20 पुरुष उरुग्वे ने जीता है, ठीक है। उरुग्वे ने जीता है। किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है, ठीक है बच्चों। स्पेन ने जीता कौन सा? अंडर 17 का महिलाओं का, अंडर 17 का महिलाओं का है ना, और अंडर 20 का पुरुषों का उरुग्वे ने जीता है। और अंडर 17 ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। स्पेन ने किसे हराया था यहाँ पर? कोलंबिया को। किसको हराया था? कोलंबिया को हराया था, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिमाग में ये भी होना चाहिए, पुरुषों का आपको याद है, ठीक है। अंडर 17 पुरुष भी बच्चों, अंडर 17 पुरुष किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है? जर्मनी ने। और किसको हराया है? तो ये भी फ्रांस को हराया है, ठीक है। फ्रांस को ही हराया है। किसको हराया है? फ्रांस को ही हराया है, ठीक है। चलो, किसको हराया है? फ्रांस को ही हराया है, और जर्मनी ने हराया है, ठीक है। जर्मनी ने हराया है। तो याद रखेंगे, विजेता सबके, पुरुषों का अर्जेंटीना ने जीता है, महिलाओं का स्पेन ने जीता है, अंडर 17 पुरुषों का जर्मनी ने जीता है, अंडर 17 महिलाओं का स्पेन ने जीता है, और अंडर 20 पुरुषों का उरुग्वे ने जीता है। किसने जीता है? उरुग्वे ने जीता है। ये पांचों आपको एक जगह मिल गए, ठीक है। हाल ही में COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को इंटरनेशनल
लेवल पर सराहा गया है, यानी उसकी सराहना की गई है, यानी प्रशंसा की गई है। तो बच्चों ये है COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को तो ये मान्यता मिली है, बिहार का। बिहार में जो जल जीवन हरियाली अभियान चला है उसको मान्यता मिली है COP28 में, यानी उसको सराहा गया है। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, बच्चों इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का प्रारंभ कहां पर, क्या नई दिल्ली में हुआ? बिल्कुल नई दिल्ली में। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कहां पर? नई दिल्ली में। इंटरपोल की 91वीं महासभा, बहुत महत्वपूर्ण है, 91वीं महासभा इंटरपोल की। 90वीं क्या नई दिल्ली में हुई थी? जल्दी बताओ, क्या 90वीं जो है ये नई दिल्ली में हुई थी? 90वीं क्या नई दिल्ली में हुई थी? जल्दी से कमेंट करके बताओ। बिल्कुल जी, 90वीं जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। और ये अब हुई है वियना में। वियना कहां पर? वियना। तो देखो इंटरपोल किसे कहते हैं? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी पूछ लेता है इसका पूरा नाम भी, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहां पर है? लियोन, फ्रांस में। कहां पर है? लियोन या लियोन्स, दोनों नाम से बोला जाता है, ठीक है। लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है बच्चों। चलो, इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, यानी इसको हो गए हैं 100 साल। और जब 100 साल हो गए तो इससे संबंधित सवाल पूछे जाने की संभावना भी 100% और बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो दूसरा सवाल पूछ सकता है इसकी स्थापना कहां हुई थी? अब आप सोचोगे इसका मुख्यालय लियोन में है तो स्थापना भी मुख्य वहीं पे हुई होगी, लेकिन नहीं, इसकी स्थापना बच्चों कहां पर हुई थी? यहीं पर, वियना में ही, ठीक है। 1923 में स्थापना भी कहां पर हुई थी? यहीं वियना में हुई थी। हालांकि हेडक्वार्टर है लियोन, फ्रांस में। कहां पर? लियोन, फ्रांस में। हाल ही में कौन से संगठन ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए हैं, अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई है? तो वो भी आप कहोगे इंटरपोल। क्या बोलोगे? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना है। चलो जल्दी से एक बार रिवीजन करते हैं। टाइम मैगजीन द्वारा किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2023 नॉमिनेट किया गया है? टेलर स्विफ्ट को। कौन है ये? गायक है। कहां की है? अमेरिकी मूल की है, ठीक है बच्चों। कहां की? अमेरिकी मूल की है, टेलर स्विफ्ट। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री कौन है? लालदू होमा है। नाम पार्टी का ZPM, यानी जोरम पीपल्स मूवमेंट। क्या है? जोरल पीपल्स मूवमेंट, छठे मुख्यमंत्री हैं। उत्तराखंड वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन कहां पे हुआ है? देहरादून में। इसमें बच्चों फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और इसका उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी ने। चलो, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट है, कौन सा AI मॉडल लॉन्च करने वाली है? लॉन्च किया है तो जेमिनी लॉन्च किया है। कौन सा? जेमिनी बच्चों। गरबा जो नृत्य है यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लिस्ट में हो गया है शामिल। कहां का है? गुजरात का। कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे शामिल हो गया है। RBI ने लगातार रेपो रेट कितना रखा है? 6.5 रखा है। रिवर्स रेपो कितना रखा है? 3.35। बैंक रेट कितना रखा है? 5.15। और बच्चों MSF रेट रखा है 6.75, ठीक है, 6.75। रिवर्स रेपो कितना है? 3.35%, है ना। बैंक रेट कितना है? 5.15%, यानी 5.15। और MSF लगभग हमेशा रेपो रेट से 0.25 ज्यादा रहता है। तो जो रेपो रेट है 6.5 है, तो ये हो गया 6.75 बच्चों, ठीक है। चलो अगला सवाल है, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा? डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री परिषद से किसे केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा स्वीकार किया? कौन से केंद्रीय मंत्री का जो इस्तीफा है वो स्वीकार किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा? नरेंद्र सिंह तोमर का भी, प्रहलाद सिंह पटेल का भी, रेणुका सिंह सरूता का भी, ठीक है। चलो अगला सवाल है, कौन से केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का एडिशनल चार्ज दिया गया है? तो रेणुका सिंह सरूता को दिया गया क्या? नहीं जी, ये दिया गया है अर्जुन मुंडा जी को। किनको? अर्जुन मुंडा जी को। नए भारत का सामवेद पुस्तक का विमोचन तो रामनाथ कोविंद जी ने किया है। कौन है? पूर्व राष्ट्रपति है भारत के, ठीक है। 14वें नंबर के थे क्या? 14वें नंबर के थे राष्ट्रपति है? 15वें नंबर की द्रौपदी मुर्मू बनी है। जल्दी से कमेंट करके बताओ, ठीक है। रेवंत रेड्डी कौन से राज्य के मुख्यमंत्री? तो तेलंगाना के। कहां संबंध है? कौन सी पार्टी से? तो इनका संबंध है कांग्रेस से, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव कहां हुआ है? मॉरिशस में, वहीं वो हिस्सा लेने गए हैं। इकाओ यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन और जो डे है वो कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 विश्व कप जो पुरुषों का हुआ उसमें जर्मनी ने फ्रांस को हराया, ठीक है। COP28 में किस राज्य के जल जीवन हरियाली अभियान को इंटरनेशनल मान्यता दी गई है? तो ये बिहार के को दी गई है बच्चों। इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 कहां प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है। इंटरपोल की 91वीं महासभा हुई है वियना में। कहां पर? वियना में। आज का सवाल है, फीफा अंडर 17 पुरुष विश्व कप की विजेता कौन सी टीम है? ये हमारा टेलीग्राम चैनल है